और रसायन से संबंधित उद्योग शामिल किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदया 22,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए इसके लिए देने की बात कह रही हैं। जहां तक दक्षता की बात है, यह हमारे इंजन ग्रोथ है, ऐसा उनका मानना है। और वो ये भी कह रही हैं कि हमने 2 या 3 टियर सिटीज में या जो ऐसे शहर हैं जहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान है, वहां पर बजट में इन सभी शहरों में क्षमता बढ़ाने के संबंध में और एग्लोमरेशंस यानी इस तरीके के गढ़ बनाने के संबंध में उनकी खास तरीके की विशिष्ट प्रगति पर ध्यान देते हुए 5,000 करोड़ रुपए प्रति CER के हिसाब से अगले 5 वर्षों को दिए जाने की बात माननीय मंत्री महोदया देश को बता रही हैं। और ये अनुसंधान के आधार पर वित्त पोषण किए जाने के बारे में है। इसके अलावा हमारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों के बारे में अगर हम कहें तो हाई स्पीड रेल गलियारे यानी कॉरिडोर्स शहरों के बीच बनाए जाएंगे, जिनमें वो कहती हैं कि संपर्क मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के ये फास्ट ट्रैक कॉरिडोर्स माननीय मंत्री महोदया अपने बजट के जरिए पूरे राष्ट्र को बता रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में जो हमारा भारतीय बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत ही सुदृढ़ बैलेंस शीट है, बहुत लाभप्रदता है और गुणवत्ता है। साथ ही कवरेज जो कि 98% तक हो गई है हमारे गांव के क्षेत्र में, उसमें उनका मानना है कि हम भविष्य के रूप में अपने इस मूल्य वर्धित कार्य को बढ़ाएंगे, इस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम एक उच्च स्तरीय समिति बैंकिंग के क्षेत्र में विकसित भारत में स्थापित करेंगे। उच्च स्तरीय समिति बैंकिंग के क्षेत्र में विकसित भारत के लिए जो इस पूरे सेक्टर की पुनरीक्षा करेगी, उसे रिव्यू करेगी और देखेगी कि किस तरीके से हम इस वृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी को समावेश करते हुए, सभी को इसमें शामिल करते हुए, सुदृढ़ करते हुए विकसित भारत के लिए हमारी सारी रणनीति तैयार है। और हम निवेश के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी को अपनाने के क्षेत्र में और दक्षता को बनाने के क्षेत्र में पूरी तरह से कार्य करेंगे। ये हमारा प्रथम कदम होगा जिसमें हम पूरा ढांचागत विकास करेंगे वित्तीय कॉरपोरेशन के जरिए और ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन के जरिए एक पूरा काम करेंगे। हम फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन के क्षेत्र में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसमें विदेशी निवेश में भारत जो हमारी आर्थिक जिस तरीके की हमारी पूर्वताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, उन पर काम करेगा। कॉर्पोरेट मार्केट के क्षेत्र में हम विपणन से संबंधित एक नीतिगत योजना बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर कुछ काम कर सकें। म्यूनिसिपल यानी नागरिक विकास के संबंध में जो भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होंगे उसमें हम बड़े बड़े शहरों में एक उद्दीपक यानी इंसेंटिव 100 करोड़ रुपए का देंगे, जो कि एक बॉन्ड जब जारी किया जाएगा उस पर 100 करोड़ रुपए केवल एकल बॉन्ड में पर हम देंगे और 1,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा। जैसे हमारी स्कीम है अमृत स्कीम, उस पर जो अमृत पर आधारित हमारी योजना है, इस पर हम 200 करोड़ रुपए जो अभी तक इसमें लगाया गया था उसमें अब हम छोटे और मध्यम वर्गीय सेक्टरों को, टर्म्स को हम सहायता देंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत योजनाओं में जो लोग PROIs होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं, उन्हें
हम भारतीय कंपनियों के जरिए सूचीबद्ध करेंगे और इस स्कीम को उन लोगों पर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम हर व्यक्ति के लिए PROI के लिए निवेश की जो स्कीम है उसे 5% से बढ़ाकर 10% करते हैं। उसके पूरे निवेश पर कोई भी व्यक्तिगत PROI जो निवेश करेगा उसे 10% से हम बढ़ाकर 24% करते हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं AI में, यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम ये कहेंगे, माननीय मंत्री जी का भी ये कहना है कि हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्टेम में हैं, जो युवा लोग जो खुद को प्रौद्योगिकी में आगे लाना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनमें सरकार ने काफ़ी काम करने की कोशिश की है। बहुत से AI यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता से संबंधित मिशन हमने शुरू किए हैं। राष्ट्रीय शोध निधि शुरू की गई है और नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में भी निधियां शुरू की गई हैं। हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो है क्षमता निर्माण। 25 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो बहुपक्षीय गरीबी से बाहर आए हैं और क्योंकि हमने बहुत ही ढांचागत विकास के साथ इसमें सुधार किए हैं, इसलिए उन्हें इसमें राहत मिली है। हमारी सरकार ने इसलिए ये फैसला किया है कि हम इस बात पर नए तरीके से जोर दें कि सेवाएं जो हैं, सेवा सेक्टर में जो हमारा युवा भारत है उसको कुछ काम हम अलग तरीके से दे सकें। हम शिक्षा को रोजगार और उद्यमों के साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम ये मेजर्स दे सकें जहां विकसित भारत के कई उपायों को पूरा किया जा सके। इस तरह से हमें सेवाओं में ग्लोबल नेतृत्व मिलेगा और 2047 तक वैश्विक हिस्से का भी हमें हक मिल पाएगा। बढ़ोतरी को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, निर्यात को देखते हुए हम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता यानी AI और कामों से संबंधित बहुत से उपाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक ऐसा रेंज बनाएंगे दक्षता के संबंध में लोगों के कैरियर का रास्ता बनाने के लिए, खासकर युवाओं के लिए। मैं विभिन्न सेक्टरों में यहाँ पर कुछ प्रस्ताव देती हूँ। पहला, ऐसे संस्थान जो जुड़े हुए स्वास्थ्य से के संबंध में हैं, उनमें हम प्राइवेट और सरकारी सेक्टरों में कुछ संस्थान बनाएंगे। 10 चुने हुए विषय लिए जाएंगे: ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, OT प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, अप्लाइड मनोविज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित हम 1 लाख SPs अगले 5 वर्षों में यहाँ देंगे। इसके अलावा एक सुदृढ़ केयर प्रणाली यानी पीडियाट्रिक शिशुओं से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। NSQFs से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और बहुत से बहुदक्षता प्राप्त लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुदक्षता में, बहुमुखी दक्षता में, जैसे वेलनेस, योगा या स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे उपकरण हैं उनमें प्रशिक्षण करीब 1 लाख लोगों को अगले कई वर्षों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पर्यटन है वो बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है और स्वास्थ्य के संबंध में पर्यटन की सेवाएं देंगे और इसमें एक स्कीम हम राज्यों के लिए शुरू करेंगे जिसमें 5 प्रादेशिक स्वास्थ्य हब्स शुरू किए जाएंगे जिनमें निजी सेक्टर को आगे लाया जाएगा। ये जो हब्स होंगे, ये जो गढ़ होंगे, ये स्वास्थ्य से संबंधित कॉम्प्लेक्सेस लाएंगे, स्वास्थ्य और इससे संबंधित सेवाएं दी जाएंगी।
आयुष केंद्र, स्वास्थ्य मूल्य टूरिस्ट सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और बीमारी के बाद की केयर से संबंधित सेंटर्स, और इस तरीके से एक और सेंटर शुरू किया जाएगा जिसमें काम के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, AFHQs और उनके सहायक उपलब्ध किए जाएंगे। भारतीय के प्राचीन योगा को दुनिया में बहुत ही सम्मान मिला है और इसे वैश्विक तौर पर बहुत ही पहचान मिली है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में शुरू किया। इसी तरह से आयुष, आयुर्वेदा, इन सभी दवाइयों को वैश्विक स्तर पर बहुत पहचान दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे किसानों को उनकी बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा लाभ दिए जाने की बात कही गई है। हम ग्लोबल हब्स बनाने की बात करते हैं और इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम 3 अखिल भारतीय संस्थान आयुर्विज्ञान के यहाँ शुरू करेंगे। दूसरा, हम आयुष फार्मेसीज को शुरू करने की कोशिश करेंगे और इसमें उच्च मानक के इकोसिस्टम प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशंस देंगे और इसे उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर हम दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे जो शोध, अनुसंधान, अध्ययन के जरिए हम परंपरागत दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पशुपालन से संबंधित करीब 16% फार्मिंग जो आय है, जो हमारे सीमांत या जो छोटे किसानों के परिवार हैं, उनको हम व्यावसायिक तौर पर 20,000 जो लोन उन्हें दिया जाता है, अब मैं इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में जो हमारे वेटेरिनरी यानी पशु के चिकित्सक या अर्ध पशु चिकित्सक होते हैं, लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाएं होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच जो कोलैबोरेशन होता है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भारत में जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग सेक्टर्स है, AVGC सेक्टर है, ये काफ़ी प्रगति कर रहा है। इसमें 2 मिलियन व्यवसायी ऐसे हैं जो 2030 तक शामिल होंगे। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय इंस्टीट्यूट जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से संबंधित है मुंबई में, उसे AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स के रूप में शुरू किया जाएगा। 15,000 सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्तर के स्कूल और 500 मॉडल स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। भारतीय डिज़ाइन इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी भारतीय विकल्पों की कमी है। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि एक नए रूट के जरिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को बनाएंगे जो अभिकल्प से संबंधित शिक्षा देगा। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत से राज्यों को समर्थन देगी। चुनौतीपूर्ण रूट बनाए जाएंगे। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप्स बनाई जाएंगी जो मुख्य औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे यानी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इनमें कुछ जोन्स बनाए जाएंगे जिनमें बहुत से विश्वविद्यालय, बहुत से कॉलेज, बहुत से अनुसंधान केंद्र, शोध केंद्र और आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। इसी तरीके के संस्थानों में लंबे घंटे की पढ़ाई, प्रयोगशालाएं और इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, साथ ही लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए जो कुछ भी सुविधाएं हैं, पूंजीगत निवेश, पूंजीगत सहायता, एक महिला हॉस्टल, एक युवा बालिका हॉस्टल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। To promote astrophysics and astronomy. एस्ट्रोफिजिक्स यानी एक ऐसी भौतिकी का अध्ययन जो हम पूरे ब्रह्मांड से करते हैं, उसमें टेलीस्कोप यानी दूरबीनें बनाई जाएंगी या उन्हें अद्यतन किया जाएगा। नेशनल टेलीस्कोप, राष्ट्रीय लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड दूरबीन, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और दूसरा प्लानिटेरियम
जो दूरबीन है, टेलीस्कोप है, उसे बढ़ाया जाएगा। टेलीकॉम के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में हम जानते हैं कि रोजगार में काफ़ी काम हुआ गया है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को हमने अर्जित किया है। हम एक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ राष्ट्रीय संस्थान है जो इस क्षेत्र में खोला जाएगा। होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन और केटरिंग के संबंध में इसे खोला जाएगा। ये एकेडमिया यानी शिक्षण के क्षेत्र में, इंडस्ट्री, उद्योग के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में एक ब्रिज का काम करेगा। इसके अलावा हम 10,000 गाइड्स को नियुक्त करेंगे जो हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण साइट्स पर आएंगे और हाइब्रिड मोड में काम करेंगे, यानी कि प्रौद्योगिकी के जरिए और भौतिक रूप से उपस्थित रहने के जरिए हाइब्रिड मोड में वो काम करेंगे पर्यटकों के लिए। इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा इन सभी जगहों का जो हमारे लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भारत की संस्कृति और संपदा के रूप में महत्ता हासिल किए हैं। हम कारोबार और नौकरियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाएंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, इनके क्षेत्र में होगा। भारत में ये बहुत क्षमता है कि हम विश्व स्तर के ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव को बढ़ावा दे सकें। इस क्षेत्र में हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल यानी पर्यावरण हितैषी सतत रूप से विकसित करने वाले ट्रैकिंग रूट्स बनाएंगे जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। इस तरीके के रूट्स ईस्टर्न घाट्स में बुदिगमलाई जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनके भी कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। टर्टल ट्रेल, जैसे कि हम कहते हैं, हमारे उड़ीसा में टर्टल्स यानी कछुए बहुत पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी हम एक हब बनाएंगे उनके विकास के लिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बीच में भी कुछ ऐसे जलजीव हैं जिनके क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हब बनाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2024 में हमने शुरू किया था। इस वर्ष भारत पहला वैश्विक बिग कैट समिट शुरू करने जा रहा है, जहां सरकारों के बहुत सारे शीर्ष यानी हेड्स आएंगे जो हमारे बहुत से देशों में शामिल होंगे। इस पर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि किसी भी तरीके की सुरक्षण के क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं। 15 हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स नौतल, धौलावीरा, नाकीगढ़ी, आदि चलरू, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेक पैलेस को हम बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल यानी डेस्टिनेशंस के रूप में बनाएंगे। बहुत से कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, क्यूरेटेड वॉकवेज बनाए जाएंगे और कहानियां यानी भारत से संबंधित, उसकी सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित कहानियां यहाँ बताई जाएंगी। इंटरप्रिटेशन यानी भाषांतरण किया जाएगा, लैब और गाइड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा रोजगार से संबंधित जो दक्षता है, नौकरियों से संबंधित जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। खेलकूद के जो टैलेंट्स हैं, प्रतिभाएं हैं, उसे खेलो इंडिया कार्यक्रम जो पहले शुरू किया जाएगा, अब खेलो इंडिया मिशन उसी की लाइंस पर हम प्रस्तावित करते हैं हमारी अगले 10 वर्षों के लिए। इसके अलावा जो मिशन है वो समेकित टैलेंट विकास पाथ बनाया जाएगा, जिसमें हम सेंटर्स बनाएंगे जो एक आधारभूत संरचना होगी। हम कोर्स बनाएंगे, समर्थन स्टाफ को भी नियुक्त करेंगे और स्पोर्ट्स विज्ञान, खेलकूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रेड लिंक्स यानी व्यापार के लिंक्स बनाएंगे, जहां स्पोर्ट्स यानी खेलकूद को बढ़ावा दिया जा सके। खेलकूद के ढांचागत विकास को प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला कर्तव्य है वो सबका साथ सबका विकास से संबंधित है। ये विकसित भारत के लिए है। पहला तो ये कि किसानों की आय को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाने से, उद्यमिता बढ़ाने से हम इसे आगे करेंगे और इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना, अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी
आय अर्जन करने से पहले के संबंध में उपाय करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। हमारा केंद्रीकरण उनके ऊपर होगा। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भी विकास के क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसके अलावा मत्स्यन के क्षेत्र में, मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में हम 500 रिजर्वॉयर्स बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे। उसके अलावा मत्स्य उद्योग की जो वैल्यू चेन है, वो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको उसमें विकसित करेंगे। और जो भी हमारे मत्स्य उद्योग से संबंधित किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। गुणवत्ता से संबंधित रोजगार हम शहरी क्षेत्रों में शुरू करेंगे, खासकर जानवरों के पशुओं के पालन के संबंध में हम ट्रेड सब्सिडी शुरू करेंगे। इसके अलावा लाइव स्टॉक यानी पशु जो धन है उसको विकसित करेंगे। डेयरी, पोल्ट्री, इन सब से संबंधित हम काम करेंगे। उनके लिए केंद्र बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे और डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन के संबंध में हम वैल्यू चेन्स भी बनाएंगे। साथ ही पशुधन के संबंध में जो किसान हैं, उनके संगठनों को हम विकसित करेंगे। उच्च स्तर की जो फार्म्स हैं, उनमें हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे, नए रोजगार को सृजित करेंगे और उच्च स्तर की फसलें जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, काजू और ये सारे हम कोस्टल एरियाज में शुरू करेंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में शुरू करेंगे। बादाम, अखरोट, इस तरीके की जितने भी हमारी फसलें हैं, इन्हें पहाड़ी इलाकों में शुरू करेंगे। भारत नारियल का बहुत बड़ा उत्पादक है और करीब 10 मिलियन ऐसे किसान हैं जो नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं अपनी आय को अर्जित करने के लिए। इसलिए हम नारियल को बढ़ाने के संबंध में एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू करेंगे, जिसमें नारियल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनमें हम ऐसे पेड़ जो कम उत्पादकता दे रहे हैं, उनके बजाय हम ऐसे पौधों को उगाएंगे जो आगे जाकर बड़े पेड़ों के रूप में नारियल की उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके लिए हम एक समर्पित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं भारतीय काजू और कोकोआ के लिए, जिसमें भारत को काजू में और नारियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और साथ ही हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। भारतीय काजू, भारतीय कोको को एक ऐसी प्रीमियम उत्पादक के रूप में विश्व के सामने ला सकें जो 2026-27 में भारत का नाम करे। चंदन के क्षेत्र में, सैंडलवुड के क्षेत्र में हम राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेंगे और एक बहुत ही केंद्रित उत्पाद के रूप में हम चंदन जो भारत का पूरे विश्व में मशहूर है, उसे आगे लाने की कोशिश करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। हम इसके लिए बाग बनाएंगे और बहुत ही उच्च स्तर की जो हमारी बादाम है या उसकी गुणवत्ता या अखरोट की गुणवत्ता या काजू की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे। इसमें हम युवा को भी पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल करेंगे। भारत विस्तार यानी एक ऐसा समेकित कार्यक्रम जिसमें हम वर्चुअली भारत विस्तार के जरिए किसानों को जोड़ सकें, जो हमारे सारे एग्रीस्टैक पोर्टल्स को, ICAR को, इन सबको समेकित कर सके और प्रौद्योगिकी के जरिए, कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इसे ले सकें, किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और इस रिस्क को कम किया जा सके कि हमारे किसानों को परामर्श इस वर्चुअल फोरम पर दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित जितने भी उद्यम हैं, उनमें लखपति दीदी कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, उसमें हम महिलाओं को इस क्षेत्र में सहायता देंगे, जिसमें हम ऐसी आय
का अर्जन करेंगे जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। शी यानी समुदायों के स्तर पर हम छोटे छोटे कियोस्क बनाएंगे जिसके जरिए हमारी महिलाओं को हम पैसा दे सकें और वो इस तरीके की छोटे छोटे विक्रय केंद्र शुरू कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एवीसी सेक्टर है, मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में और बहुत सी सेवाओं के क्षेत्र में काम ऐसे होते हैं जो लागत पर आधारित होते हैं और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी प्रशिक्षण दिव्यांगजन को दे सकें जिससे कि वो अपना काम अपनी आय अर्जित कर सकें। दिव्यांग सहारा योजना के तहत हम ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों का विकास करेंगे जो हमारे दिव्यांगजन के लिए काम आ सकें और कृत्रिम लिम्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स को हम बनाएंगे, उनका विकास करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिए ताकि वो हमारे दिव्यांग लोगों को सहायता दे सकें अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दिव्यांगता केंद्र शुरू किए जाएंगे और असिस्टेड टेक्नोलॉजी मार्ट्स, मॉडर्न रिटेल सेंटर्स के जरिए हमारे दिव्यांग लोग और हमारे सीनियर सिटीजन्स को काम इसमें दिया जा सके। इसके अलावा जहां तक मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की बात है, उसको देखते हुए भारत के उत्तरी भाग में हमारे ट्रॉमा सेंटर्स की कुछ कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं इनको उन्नयन कर सकें जो रांची में है और नए इंस्टीट्यूट्स खोल सकें और हम नए प्रादेशिक संस्थान भी खोलने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसीज के क्षेत्र में परिवारों में खासकर गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं, जो जिनके पास अचानक से बीमारियों का खर्चा आ जाता है, हम इनकी क्षमताएं बढ़ाएंगे। करीब 50% तक हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, ज़िला अस्पतालों में इस तरीके की इमरजेंट सेवाएं और ट्रॉमा सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगे। पूर्वोदय क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दुर्गापुर में 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस और 5 पूर्वोदय क्षेत्र हम इसमें शुरू करेंगे और पूर्वी इलाकों में, हमारे भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में हम तेरावाड़ा, महायाना या वज्रायना बुद्धिज्म वहाँ पर है, तो मैं एक स्कीम शुरू करूँगी जिसमें बुद्धिज्म सर्किट हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हम इस तरीके के बुद्धिस्ट सर्किट शुरू करेंगे। इस स्कीम में बहुत से ऐसे मंदिर, मोनेस्ट्रीज और तीर्थ सर्किट शुरू किए जाएंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। 68वां वित्त आयोग जो सितंबर 2025 में जिसने ये अनुशंसाएं अपने रिपोर्ट के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी को दी थी, उसमें हमारे संविधान के आर्टिकल 21 प्रावधान 21 में ये एक बहुत बड़ा व्यापक ज्ञापन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम दिया गया है जो संसद के पटल पर रखा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ये प्रस्तुत किया गया था हमारे सत्र के शुरुआत में और इस आयोग की ने बताया है अपनी अनुशंसाओं में कि 41% की हम भागीदारी करेंगे, जिसे की अनुशंसा आयोग ने की है। इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए इन राज्यों को हम देंगे 2026-27 में, जिसे वित्त आयोग के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय बॉडीज, आपदा प्रबंधन अनुदान
वित्तीय संगठन सुदृढ़ीकरण, भारत सरकार वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर पूरी तरह से बात कर रही है और इस फिस्कल कंसोलिडेशन को देखते हुए हम वित्तीय प्रबंधन में एक मानक तय करेंगे जो हमने 2025 में भी तय किया था। और तब मैंने बताया था कि हमारा जो जीडीपी अनुपात है वो 1% कम या ज्यादा के रूप में 2031 तक शुरू किया जाएगा और अब ये 55.6% पूरे जीडीपी का है जो कि हमारा बजट अनुमान है 2025-26 में, और अब 56.26% जीडीपी RE रहा है 2025-26 में। अब इस जीडीपी रेशो में गिरावट आ रही है, हमारे संसाधनों में में कमी आ रही है, तो इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। चीनी है और जितने भी राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखते हुए हम अपनी वित्तीय जो घाटा है उसमें कमी ला रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ सदन को ये बताना चाहती हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि 2021-22 में अब वित्तीय घाटे को कम करके 4% से भी नीचे हम ले आए हैं जो कि 2025-26 में था। RE 2025-26 में वित्तीय घाटा BE 2025-26 का 4.4% रहा है हमारे जीडीपी का। इस क्षेत्र में वित्तीय प्रूडेंस पाथ में जहां हम ऋण के संगठन की बात करते हैं, BE 2026-27 में यह अंदाजा लगाया गया है कि ये जीडीपी का 4.3% है। The revised estimates संशोधित जो अनुमान हैं उनमें जो नॉन डेट रिसीट्स हैं वो 34 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसमें जो केंद्र का नेट टैक्स रिसीट है वो 26.7 लाख करोड़ है। इसमें फिर संशोधित अनुमान जो कि 50.9 लाख करोड़ रुपए है, जिसका पूंजीगत खर्च है 41 लाख करोड़ रुपए। बजट का जो अनुमान है 2025-26 से अब 26-27 में जो नॉन डेट रिसीट हैं जो हमारे खर्च के हैं वो 36.5 लाख करोड़ हैं और 53.5 लाख करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा केंद्र का जो नेट टैक्स है वो 28.7 लाख करोड़ रुपए है। इसको वित्तीय घाटे के रूप में अगर नेट मार्केट उधारियां देखी जाएं तो हमारे मार्केट में 39.7 लाख करोड़ है और इसके अलावा छोटी सेविंग्स और अन्य संसाधनों से ये रुपया आया है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स में इन उधारियों में 17.2 लाख करोड़ रुपए है। अब मैं भाग ख यानी पार्ट बी की तरफ आती हूँ। पार्ट बी जिसमें प्रत्यक्ष कर की बात कही गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष कर के जरिए नए आयकर अधिनियम की बात करूंगी। जुलाई 2024 में हमने एक पुनरीक्षा की बात कही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पुनरीक्षा, और वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया गया और 2025-26 में पूरा किया गया और 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही हमारी जितने भी अधिसूचित टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उनकी जरूरतों को इसमें पूरा किया जाएगा। इसमें जो प्रोफॉर्मा है उन्हें बहुत ही साधारण रूप से बनाया गया है ताकि हमारे साधारण जो लोग हैं वो इसे समझ सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें मोटर एक्सीडेंट के जो कुछ भी क्लेम से संबंधित ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसमें हम उन्हें आयकर से मुक्त करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क वो नहीं देंगे। मैं ये भी प्रयोजन